नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। देखिए, हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एसिड बेस सॉल्ट वाला। इसके क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली आ जाएंगे। आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन आते हैं पहला क्वेश्चन कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः कितना होगा। लाल को नीला कर रहा है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बार। तो देखो, जब आपका ब्लू किसमें रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ पर रेड चेंज हो रहा है किसमें, ब्लू में। तो किसकी प्रेजेंस में, क्षार की उपस्थिति में। अब जो क्षार होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से 14 के बीच में होती है। तो यहाँ पर देखो 7 से 14 यानी कि 10। तो आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 10 किसकी पीएच वैल्यू होती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू होती है 10, जिसे अपन कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो कि चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। अब इनमें से कौन सा जो है विलयन होगा, सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, LiCl लिथियम क्लोराइड, या फिर आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो देखो, ये वाला हमने पढ़ा था कि आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो वाला देखा था ना अपन ने। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और जहां से निकल रही है हम एक टेस्ट ट्यूब में लेकर आए, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको क्या कर दिया, उस विलयन को उसको कर दिया क्या, दूधिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी ना उसमें से। तो हमने क्या लिया था, इसमें हमने देखी थी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ। देखी थी, नहीं देखी थी। तो जब आपकी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, और अम्ल यहाँ पर क्या है, अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः क्या हो जाता है, उदासीन। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो, जब आपका 10 ml विलयन कितने से उदासीन हो रहा है, 8 ml से उदासीन हो रहा है, तो आपका जो है 20 ml विलयन कितने से उदासीन होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, आपके 10 ml कितने से उदासीन हो रहा है, 8 ml से उदासीन हो रहा है। तो आपका 20 ml का विलयन कितने से उदासीन होगा। अब इसको वज्र गुणा कर दो, इसकी वैल्यू मान लो कि x रख दी मैंने। तो यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 20 इंटू 8, और x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20 इंटू 8 अपॉन 10। आएगा नहीं आएगा, और आपके क्या आ गया, 16 ml आ गया। तो अपना आंसर क्या आएगा इधर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना आता है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो देखो, अपच कब होती है, आपके पढ़ाया था ना मैंने पाचन तंत्र की पीएच। तो आपके अपच कब होती है, जब ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, आपका अम्लीय है। उसको उदासीन करने के लिए किसकी जरूरत, किसी क्षार की जरूरत। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपन यूज करते हैं, जिसकी पीएच होती है कितनी, 10 होती है, याद आ रहा है कुछ। और अपन के जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है अपच का उपचार करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये किसका काम करेगा, एंट एसिड का, क्योंकि एसिड जो आपका बढ़ रहा है उसकी मात्रा को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, आधिक्य मात्रा को। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा इधर, एंट एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण आपको लिखना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड की यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन, धातु के साथ रिएक्शन। कुछ याद आ रहा है। तो जब आपके अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनता है, इधर जिंक सल्फेट बन जाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। बनती है नहीं बनती। इस हाइड्रोजन गैस को अगर आपको याद हो तो हमने मोमबत्ती रख के फटफट की ध्वनि के साथ निकली थी, पढ़ा था ना। तो यहाँ पे देखो, ये जिंक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई तो आपका जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली।
पढ़ा था ना अपन ने एक्सपेरिमेंट के साथ ये। दूसरा समीकरण, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैग्नीशियम पट्टी के साथ, यानी कि यहां पर भी आपके क्या हुआ है, अम्ल की रिएक्शन कराई है किसके साथ, धातु के साथ, तो आपका क्या बनेगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। तो देखो मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि लवण, और हाइड्रोजन गैस यहां पर बन गई, और ये समीकरण कर दिया संतुलित। सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज हो जा रहा है, क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहां पर, तनु सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप देखो यहां पर भी आपके अम्ल की रिएक्शन किसके साथ है, धातु के साथ है, तो क्या बनेगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आपके एल्यूमिनियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो आपका Al2SO4 का होल 3 यानी कि लवण का निर्माण हुआ, एल्यूमिनियम सल्फेट, और आपका हाइड्रोजन गैस वहां पर आपको मिल गई। हमने जो है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया पढ़ी थी, पहले धातु के साथ, फिर धातु ऑक्साइड के साथ, फिर हमने धातु कार्बोनेट के साथ। याद आ रहा है सब कुछ, ये वही चीज तो है सारी। चलिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि यहां पर भी अम्ल की रिएक्शन हुई किसके साथ, धातु के साथ। तो देखो यहां पर लोहे की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अपना फेरस क्लोराइड मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गई। तो आपका आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई। जब मैंने आपको सारी रिएक्शंस पढ़ाई थी जितनी भी, तब मैंने आपसे कहा था समीकरणों को संतुलित करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप समीकरण संतुलित करना सीखे तो 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है आपका। तो यहाँ पर वही समीकरण अपन ने संतुलित कर करके लिखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं। जैसे आपका अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये क्या है आपका, एथेनॉल है या इथेनॉल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब देखो इनमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है हाइड्रोजन प्रेजेंट, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित करना है। तो देखो आपके जो ग्लूकोज व अल्कोहल का जो विलयन है वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। इसको एक एक्सपेरिमेंट के साथ अगर अपन करें तो देखो इसमें क्या किया, ये जो है इसमें विलयन ले लिया, इससे अपन ने क्या देखा कि जब अपन ने इसमें अम्लीय विलयन डाला और इसको बैटरी से जोड़ा, तो बैटरी से जोड़ने के बाद यानी कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई तो आपके ये बल्ब जो है जल गया, किसकी उपस्थिति में, जब अपन ने अम्लीय विलयन डाला। लेकिन सेम चीज अगर अपन ने इसमें ग्लूकोज का विलयन डाला और फिर इसको एक बैटरी से जोड़ा तो आपका बल्ब नहीं जला। तो विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं, बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि ये अम्लों की तरह विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते। अब देखो एसिड तो क्या होंगे आपके अम्ल, उस जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं, लेकिन ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, उस जलीय विलयन के अंदर H+ आयन ही नहीं देते। जब आयन ही नहीं देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगी, नहीं होगी ना। तो ये विद्युत धारा का इसीलिए चालन नहीं करते, इसीलिए इनको अपन अम्लों की तरह वर्गीकृत नहीं करते। आ गई बात समझ में। चलिए अगला देखिए, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, जबकि वर्षा का जल जो है होता है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, लेकिन आपका जो है वर्षा जल है वो होता है। देखो आश्रित या आसुत जल कहते हैं अपन एकदम स्वच्छ जल को, कैसे, प्योर वाटर को। अब वो कैसा होता है, उदासीन होता है। आश्रित जल शुद्ध जल होता है, यह आयनीकृत नहीं होता, ठीक है। अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता। अब जब इसमें आयन ही नहीं होंगे तो विद्युत धारा का चालन कैसे करेगा। लेकिन जो आपका वर्षा का जल होता है उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, इसी अशुद्धियों की वजह से ही ये क्या करते हैं, आयनित हो जाते हैं और विद्युत का सुचालन करते हैं, यानी कि विद्युत धारा का चालन करते हैं। कौन, वर्षा का जल, ठीक है। आगे बात समझ में। ये सब अपन ने आयन जब पढ़े हैं भाई, H+ आयन, OH- आयन, आयन दे रहे हैं तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है।
देखो अम्ल जो है आपके जलीय विलयन के अंदर ही क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। पढ़ा था ना अपन ने अम्ल और क्षार में अंतर। तो अम्ल आपके जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं, इसीलिए वो तब तो विद्युत का चालन करते हैं, अम्लीय व्यवहार शो करते हैं, लेकिन जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि जलीय विलयन के अंदर ही H+ आयन देंगे। अब जब जल ही नहीं होगा तो H+ आयन कैसे देंगे, और H+ आयन नहीं देंगे यानी कि ये अम्ल है ही नहीं। तो देखो अम्ल उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के कारण अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल क्या होंगे, आयनित नहीं होंगे और H+ आयन नहीं देंगे, ये अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करेंगे। किसकी अनुपस्थिति में, वाटर की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, यहाँ पर 5 विलयन है। देखिए यहाँ पर आपके 5 विलयन है, A, B, C, D और E। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। देखो इसका पीएच हो गया वैल्यू कितना, 4, दूसरे वाले का हो गया 1, थर्ड वाले का आपका हो गया 11, चौथे का हो गया 7 और इसका हो गया 9। ठीक है, ये 5 विलयन है, इनकी पीएच ही लिख ली अपन ने। अब कौन सा विलयन कैसा है, तो देखो उदासीन कौन होगा, पीएच स्केल बना के रख लो, 0, 7 और ये 14। उदासीन आपका 7 पे होता है। 7 पीएच किसकी है, आपकी डी की, तो विलयन डी आ जाएगा। इस वाले में क्या आ जाएगा, विलयन डी आ जाएगा। ठीक है भाई। दूसरा देखो प्रबल क्षारीय है, यानी कि जितने OH- आयन देगा, यानी कि 7 से 14 या कितनी होनी चाहिए आपके, 14 से धीरे धीरे कम आओ। अगर आपके 14 है तो 14 ठीक है, नहीं उधर से कम आओ तो देखो आपके कितनी है, 11। तो विलयन सी जो है वो क्या है आपका, प्रबल क्षारीय है। ठीक है। प्रबल अम्लीय कौन है आपका, प्रबल अम्लीय यानी कि जितनी कम पीएच है उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, यानी कि H+ आयन है और उतना ही ज्यादा प्रबल अम्लीय है। तो सबसे कम पीएच किसकी है, बी की, 1। तो यानी कि अपने इसमें क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए दुर्बल अम्लीय है। दुर्बल अम्लीय यानी कि आपके 0 से 7 में ज्यादा पीएच जो है, तो 0 से 7 में ज्यादा पीएच किसकी है, ए की है, 4। तो अपने इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। दुर्बल क्षारीय है। दुर्बल क्षारीय का मतलब क्या है आपके, कि 7 से 14 के बीच में पीएच। अब यहाँ वाले दुर्बल होते हैं ना, तो देखो 7 से आगे चलो, 7 से आगे आपका 9 है, यानी कि ई क्या हो गया आपका, दुर्बल क्षारीय हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो आपके पीएच वैल्यू है इनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है आपके, ये है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा अम्लीय है ना, तो ये आपका क्या है, सबसे ज्यादा अम्लीय यानी कि बी। इससे कम अम्लीय कौन है, तो इससे जस्ट कम अम्लीय कौन है आपका, ये ए। तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए इस ए के बाद इससे कम अम्लीय कौन है आपका, ए से जस्ट कम अम्लीय है आपका कौन, ये 7 वाला, यानी कि इधर अपना डी आ जाएगा। इसके बाद देखिए 7 से कम अम्लीय कौन है आपका, 9, यानी कि ई आ जाएगा। और सबसे कम अम्लीय कौन है आपका, 11 वाला, यानी कि इधर आ जाएगा अपना सी, CEDAB। ठीक है, देखो इधर ये आपके आंसर हो गए। सबसे कम अम्लीय 11, फिर 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1 वाला। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलिए। और ये सारे अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर। परख नली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। एक परख नली ये रही ए और दूसरी परख नली अपनी क्या रही, ये बी। आपने क्या ले लिया, इन दोनों में मैग्नीशियम की पट्टी ले ली। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें तो डाला अपन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे में डाला एसिटिक एसिड CH3COOH। दोनों में अम्ल की मात्रा सांद्रता समान है,
किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों होगी। देखो आपने क्या किया है, धातु की रिएक्शन कराई है किसके साथ, अम्ल के साथ, ठीक है। तो आपके क्या होगा कि लवण बनेगा और साथ के साथ आपके हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखो HCl जो होता है वो अपना क्या है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, याद है। तो HCl क्या है आपका, प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल यानी कि ज्यादा H+ आयन देगा, तो ज्यादा H+ आयन देगा तो यानी कि इसमें ज्यादा बुदबुदाहट होगी। ये आपका जो एसिटिक एसिड होता है वो दुर्बल अम्लीय होता है, यानी कि कम H+ आयन देगा, तो इसमें कम तेज से बुदबुदाहट होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर ए में अधिक तेज बुदबुदाहट होगी, क्योंकि HCl क्या है आपका, प्रबल अम्ल है, किसके कंपैरिजन में, एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर दीजिए। देखो दूध से जब दही बनता है, आपके दूध से दही बनता है किस जीवाणु की प्रेजेंस में, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की प्रेजेंस में। कौन से, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से जो है आपका दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। अब आपको पता है दही के अंदर आपका कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड होता है, क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अब आपके जो है दूध से दही के निर्माण में लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, क्योंकि आपको पता है दूध में आपकी कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। अब ये शुगर आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, अम्ल में। दही की प्रकृति अम्लीय होने के कारण दही की पीएच का मान दूध की पीएच से क्या होगा, कम, क्योंकि आपको पता है कि जितनी कम पीएच होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो अम्लीय होगा। तो दही की पीएच कम है तभी तो वो उसमें अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है, ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। आपको पता है कि अगर वो ऐसा करता है तो दूध का पीएच बदलकर क्षारीय बना देने से दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी तथा दूध अधिक समय तक सुरक्षित होता है। आपने देखा होगा कि दूध फट जाता है आपका, फिर उसमें से खट्टी खट्टी सी स्मेल आती है। अब उसको उससे सुरक्षित करने के लिए, यानी कि उसको फटने से बचाने के लिए उसमें वो क्या कर देता है, थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है, जिससे वो क्षारीय बन जाता है और उससे दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्योंकि अगर वो दही बनेगा यानी कि वो खराब होगा तो यानी कि उसमें एसिड होगा। अब एसिड से बचाने के लिए अपन उसको उसमें क्षार डालना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो क्या डाल देता है, बेकिंग सोडा डाल देता है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि आपके क्षारीय दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है, क्योंकि बढ़ी हुई क्षारीयता दूध में लैक्टिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कर देती है, धीमा कर देती है। तो जब अम्ल आपके नहीं बनेगा तो आपके दही नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखो आपको पता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था अपन ने सबसे लास्ट में, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यही है आपका पीओपी। इसको अपन आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, क्योंकि आपके अगर मान लीजिए कि इसको खुले में रख दिया तो ये आर्द्रता को यानी कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, करेगा नहीं करेगा, और आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो आपके ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, आपका जम जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता के संपर्क में आने पर जल अवशोषित करके जिप्सम बनाता है, कठोर होकर जम जाता है, इसीलिए इसको अपन क्या करते हैं, आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दो। न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन
एसिड और बेस याद आ रही है? जब एक प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपके क्या होता है? लवण तथा जल बनता है। इसे अपन क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके HCl हो गया, इसकी प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl लवण तथा जल बन गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया H2CO3 के साथ रिएक्शन कराई तो आपके MgCO3 और जल का निर्माण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के बीच के जो है आपके दो उपयोग बताने हैं। धोने के सोडे को अपन क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन व कांच उद्योगों में होता है। याद करो कि अपन ने जो है धोने का सोडा पढ़ा था ना, वॉशिंग सोडा, और अपन ने जो है बेकिंग सोडा भी पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जो अपना धोने का सोडा था वो क्या था? Na2CO3.5H2O, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या था? अपना वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या था? अपना NaSCO3, यानी कि ये क्या है? अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का यूज याद करो चीज़ों को फ्लफी बनाने में, और पेट की अम्लता दूर करने के लिए भी अपन ने अग्निशमन यंत्रों में भी बेकिंग सोडा यूज में लिया था। तो देखो, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। खाद्य पदार्थ फूलकर क्या हो जाते हैं? स्पॉन्जी हो जाते हैं। इसका उपयोग पेट में होने वाली अति अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। धोने के सोडे का उपयोग जो आपके जल की कठोरता है उसको हटाने के लिए, और आपके कांच, साबुन व कागज उद्योग में भी होता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? और ये यहाँ पर आपके इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हुए। सारे क्वेश्चन आपने इजी तरीके से कर लिए क्योंकि चैप्टर बढ़िया से पढ़ा था भाई। चैप्टर बढ़िया से पढ़ोगे तो बुक के सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। चलिए अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।